Good morning, everyone. Today we will continue chapter 2 from history, and the topic is the First World War and the Russian Revolution. लास्ट वीडियो में 1905 की रेवोल्यूशन डिस्कस की थी, जिसमें हमने ब्लडी संडे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में स्टडी किया था, और ये भी स्टडी किया था कि जार ने क्या किया। जो ड्यूमा री इलेक्ट हुई थी, तो फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज़ में और सेकंड ड्यूमा को 3 मंथ्स के अंदर अंदर डिसमिस कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ड्यूमा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मोस्टली लिबरल्स और कंजर्वेटिव विचारधार रेवोल्यूशनरीज थे, और जो कंजर्वेटिव्स थे ज़ार उनको पसंद करता था क्योंकि वो लोग उनको राजा को सपोर्ट करते थे। तो लास्ट में ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है हमारा द फर्स्ट वार एंड द रशियन एम्पायर। इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। दीज आर द सेंट्रल पावर्स, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया। 1914 में एक युद्ध शुरू हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो यूरोप जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक गुट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिसे सेंट्रल पावर्स भी बोला जाता है, एक्सिस पावर भी कहा जाता है। और दूसरे गुट में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, और बाद में इटली और रोमानिया भी इस युद्ध में शामिल हो गए। इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों बोला जाता है बेटा? ये 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक चला था। नियर अबाउट 5 जो ईयर्स जो है ये कंटिन्यू चला था, और इसमें पूरा यूरोप तो शामिल था, साथ में इन कंट्रीज़ के पास जो ग्लोबल एम्पायर थी। ग्लोबल एम्पायर मीन्स जो कंट्रीज़ इनके कंट्रोल में थे, उनकी टेरिटरीज़ पर इन्होंने कब्जा किया था, वो कंट्री भी ना चाहते हुए इनके साथ शामिल हो गए। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ये वॉर जो था यूरोप के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ के बीच में भी हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार। In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. रशिया के जो है उस वक्त क्या समस्या चल रही थी? रशिया के इंटरनल पार्ट में भी रिवोल्ट था। 1905 की रेवोल्यूशन हमने पढ़ी, उसके बाद बहुत सारी ट्रेड यूनियंस, वर्कर यूनियंस, ठीक है, पीजेंट्स यूनियन, तो ये ऐसी यूनियंस बन गई थी। तो एक सिचुएशन हमने पढ़ी थी कि पूरे रशिया के अंदर उथल पुथल जो है उसका समय चल रहा था। साथ ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो रशिया जो है उसको वर्ल्ड वार में भी शामिल होना पड़ा, यानी कि 2 सिचुएशन बन गई। एक तो उसके इंटरनल पार्ट में प्रॉब्लम चल रही थी, और एक्सटर्नल में भी वो विश्व युद्ध में उलझा हुआ था। तो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या हुआ कि ये युद्ध जो था लोगों ने इसका स्वागत किया। पीपल जो थे, यानी कि जो लोग थे, इसमें ज़ार का उन्होंने साथ दिया, शामिल हुए इस युद्ध में। और एज द वार कंटिन्यूड दो द ज़ार रिफ्यूज़ टू कंसल्ट द मेन पार्टीज़ इन द ड्यूमा। युद्ध लंबा चला क्योंकि 5 ईयर्स का टाइम थोड़ा नहीं होता। तो जैसे ही स्टार्टिंग में लोकप्रियता मिली, ज़ार निकोलस II को सबने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में ज़ार ने क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया कंसल्ट द मेन पार्टीज़ इन द ड्यूमा। यानी युद्ध में जब वो शामिल हुआ तो उसने ड्यूमा के लोगों से, जो पार्टी के सदस्य थे, उनसे कंसल्ट करना ही छोड़ दिया। सपोर्ट वॉर थिन। अब जो उनकी फेवर में थे ज़ार की, उन्होंने अपनी सपोर्ट कम कर दी। यानी जब राजा ही उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा तो वो क्यों आगे बढ़ेंगे? एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई। अब जर्मनी जो था वो कट्टर शत्रु था रशिया का, तो लोगों के मन में
जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स थे वो बढ़ रहे थे, एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये पता चलता है, सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मनी नेम है, ठीक है, जर्मन नेम था, और उसकी जगह पर एक रशियन नाम रख दिया पेट्रोग्राद। ठीक है, लोग जो थे जर्मनी से और जर्मनी के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने जर्मनी का जो नाम था, जर्मन नाम था सेंट पीटर्सबर्ग इंडस्ट्रियल एरिया, हमने पढ़ा है पहले, उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया, पेट्रोग्राद। और ये एक रशियन लैंग्वेज है। ज़ारीना अलेक्जेंड्रा, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ज़ारीना, टी साइलेंट रहेगा इसमें। अलेक्जेंड्रा जर्मन और रीजन्स एंड पुअर एडवाइज़र स्पेशली ए मॉन्क कॉल्ड रासपुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। अब यहाँ पर जारीना कौन है, जारीना ज़ार की वाइफ है अलेक्जेंड्रा, और वो मूल निवासी थी जर्मन की, यानी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और उसकी शादी हो गई ज़ार निकोलस सेकंड से, इसलिए वो क्या बन गई, ज़ारीना अलेक्जेंड्रा। और उसके साथ एक मॉन्क यानी कि एक पादरी टाइप, रासपुतिन से डोंगी संत भी बोला जाता है हिस्ट्री के अंदर, वो भी उसके साथ आया, और उसकी वजह से जो ऑटोक्रेसी थी, यानी कि राजा के लिए जो लोगों के मन में रिस्पेक्ट थी वो अनपॉपुलर हो गया, क्योंकि रासपुतिन जो था वो अलेक्जेंड्रा को जो है, और अलेक्जेंड्रा रासपुतिन को जो है क्या कहते हैं हिस्ट्री में, कि इनका कोई आपस में चक्कर था और वो उसके कहने पर ही चलती थी। और रासपुतिन जो था ऐसी गलत नीतियाँ उसने वहाँ अडॉप्ट की कि ज़ार निकोलस सेकंड का जो लोग उसको एक रिस्पेक्ट देते थे अपने राजा के रूम में, वो ख़त्म होती जा रही थी। किसकी वजह से, मेनली रासपुतिन। डिटेल नहीं है इसकी, लेकिन कहते हैं कि इसकी वजह से ही सारी गड़बड़ हुई थी। रशिया बहुत बड़ी एम्पायर थी, पिक्चर में आप देख रहे हो कितने सैनिक थे, नियर अबाउट 6 लाख पीपल यहाँ गैदर्ड थे, और ये सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इनकी फेवर में था, लेकिन लोग जो थे रासपुतिन की वजह से राजा से भी दूर होते जा रहे थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट में डिफरेंट था। अब रशिया जो है वो किस साइड में है, ईस्ट साइड में, ठीक है, और जो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, या कह सकते हैं फ्रांस, इंग्लैंड, वो किस साइड में है, वो एशिया में जो है लोकेट करते हैं वेस्ट साइड में। यानी यहाँ जर्मनी एंटी पार्टी है और इधर रशिया एंटी पार्टी है। ये ईस्ट साइड हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट साइड। तो दोनों में जो वार पॉलिसीज़ थी वो डिफरेंट थी, यानी कि जो मोर्चे पर युद्ध हो रहा था ईस्टर्न और वेस्टर्न में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इन द वेस्ट आर्मी फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस, जो वेस्ट साइड की आर्मी थी यानी कि जो जर्मन सैनिक थे, उन्होंने क्या बनाई हुई थी, ट्रेंचेस, खाइयाँ, यानी कि बंकर बनाकर अपने आप को सेफ करके वो लड़ाई लड़ रहे थे। और ईस्टर्न फ्रांस, इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड ए गुड डील एंड फाउट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअल्टीज़। और जो ईस्ट साइड से आ रहे थे, क्योंकि वो वहाँ से चलकर जर्मनी की सेना के ऊपर अटैक करना चाहते थे, तो वो फ्रंट फ्लैट साइड से आ रहे थे, यानी कि उन्होंने बिल्कुल ट्रेंचेस नहीं बनाई हुई थी, क्योंकि ये अटैक कर रहे थे और यहाँ घर पे ये बैठे हुए हैं क्या बनाकर, बंकर्स, तो ये सेफ़ है और इनको सामने आ रहे हैं, तो यहाँ के सैनिकों को ये दिख रहे हैं। तो कैजुअल्टीज़ जो ज़्यादा थी वो रशिया के अंदर हुई। डिफीट्स वर शॉकिंग, जो हार थी युद्ध में, पहले स्टार्टिंग में तो रशिया हावी हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों की सपोर्ट कम होती गई, अनपॉपुलर हो गया जार, तो उससे क्या हुआ, रशिया हारना शुरू हो गया। और युद्ध में जो हार मिल रही थी, कैजुअल्टीज़ हो रही थी, जो इन ईस्ट आर्मी थी मूव्ड ए गुड डील एंड फाउट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअल्टीज़, जो डिफीट थी वो शॉकिंग थी और डीमोरलाइज कर रही थी, यानी कि
लोग जो थे इस हार से डीमोटिवेट हो रहे थे। स्टार्टिंग में उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह था, लेकिन जैसे ही हारना रशिया सेना ने शुरू किया तो वो डीमोरलाइज हो गए। रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 टू 16। रशिया की जो इतनी क्या कह सकते हैं बड़ी सेना थी, किसी और कंट्री की नहीं थी, वो भी जब हार रही थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 1914 और 16 के बीच में, तो देयर वर ओवर 7 मिलियंस कैजुअल्टीज़ बाय 1917। 7 मिलियन लोग जो थे वो सैनिक जो थे वो युद्ध में मर चुके थे रशिया के 1917 तक। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? एज ए रिट्रीटेड रशियन आर्मीज डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स और बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमीज फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड। जैसे ही आर्मी हार रही थी तो सैनिकों का उत्साह जो था धीमा पड़ गया। अब वो जैसे जैसे जर्मन सेना आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे रशियन आर्मी पीछे हट रही थी, क्योंकि ये क्या हो गए थे, हावी हो गए थे उनके ऊपर। तो जैसे ही जो सोल्जर थे वापस जो रिट्रीट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपने ही देश की जो क्रॉप्स थी और बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। क्यों किया? टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड, ताकि जर्मन सेना जब उनके देश में घुसे तो उनको कुछ ना मिले। कि वो डैमेज कर दिया उन्होंने सारा कुछ, बिल्डिंग है या क्रॉप्स हैं उनको ध्वस्त कर दिया। डिस्ट्रक्शंस ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई ड्यूरिंग वार, तो क्या हुआ, लगभग 3 मिलियन जो रिफ्यूजी थे, यानी कि रशिया के लोग अपने ही कंट्री के अंदर क्या बन गए थे, रिफ्यूजी। यानी जब बिल्डिंग ही टूट गई, उनके घर बार ख़त्म हो गए, तो वो क्या बन गए, शरणार्थी। रिफ्यूजी क्या होता है? जिनका अपना कोई घर बार नहीं होता। द सिचुएशंस डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द ज़ार। अब ये जो सिचुएशन वहाँ रशिया के अंदर बन गई थी, यानी कि वो हार रहे थे, उस हार का जिम्मा किसके ऊपर आया? सरकार यानी ड्यूमा के ऊपर और जार के ऊपर। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच आ वार। अब सैनिक ज़्यादा लंबी देर तक, ज़्यादा समय तक लड़ना नहीं चाहते थे। द वार आल्सो हैड ए सवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज़। अब युद्ध चला इतना लंबा रशिया और यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो इसका जो बुरा प्रभाव था वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी पड़ा। Russia's own industries were few in number and the country was cut off from other suppliers of individual industrial goods by German control of the Baltic Sea। जब बाल्टिक सी पर जर्मनी का कंट्रोल हो गया तो यूरोप से रशिया की इंडस्ट्रीज़ को जो सप्लाई होती थी रॉ मटेरियल की, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो माल मंगवाते थे रशियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सप्लाई ही कट ऑफ हो गई, क्योंकि बाल्टिक सी से ही उनका जो सामान था, इंडस्ट्रियल जो गुड्स थी वो आती थी। अब बाल्टिक सी पर जर्मनी का कब्जा हो गया तो उनकी जो रसद थी, जो सामान था, वो सब जो है कट ऑफ हो गया, आया ही नहीं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इंडस्ट्रीज़ की जो पोजीशन थी वो भी वर्सनड हो गई थी। इंडस्ट्रियल equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1960 railway lines began to break down। अब युद्ध की वजह से जो रेलवे लाइनें थी, क्योंकि जो ब्लास्टिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई बिल्डिंग की, जो भी मटेरियल था, ऐसी रेलवे लाइनें जो थी वो भी डिसइंटीग्रेटेड हो गई, टूट गई। और रशिया का जो कॉन्टैक्ट था यूरोप के उन कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ वो डीलिंग करता था, वो भी कट ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया। और रशिया जो है वो डिसइंटीग्रेटेड होने लग गया। डिसइंटीग्रेटेड क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में बट जाना। जिसके ऊपर रशिया ने कब्जा किया हुआ था, जैसे लातविया, लिथुआनिया था, यूक्रेन, बेलारूस, तो ये भी, इनसे भी इनकी पकड़ जो थी वो ढीली पड़ रही थी। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वार। अब युद्ध को कंटिन्यू रखना था, क्योंकि अभी 1916 की बात चल रही है, तो 1980 तक युद्ध चला। तो इस युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए क्या किया
ज़ार ने जो एबल लोग थे, यानी कि जो बहादुर थे, सोल्जर्स नहीं थे, सैनिकों की कमी हो गई थी, बहुत सारी कैजुअल्टी हो चुकी थी, तो उसने क्या ऑर्डर किया कि जो एबल बॉडीड मैन है वो युद्ध में आए। एज ए रिज़ल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज और स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन। अब जो लोग पीजेंट्स थे या वर्कर्स थे उनको पकड़ कर क्या बना दिया, सैनिक, युद्ध में धकेल दिया। तो उनकी वजह से लेबर की शॉर्टेज होगी, क्योंकि काम करने वाले जो वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं, जो लेबर कर रहे हैं, वो सब कहाँ चले गए, युद्ध मोर्चे पर। उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, और लार्ज सप्लाई जो ग्रेन की थी, अनाज की थी, वो आर्मी के पास भेजा जाने लगा अनाज, और खाने की समस्या पैदा होगी रशिया के अंदर। फॉर द पीपल इन द सिटीज़, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन को फेस करनी पड़ी, जो सिटीज़ के लोग थे। ब्रेड और फ्लोर, फ्लोर क्या होता है, आटा। ब्रेड और फ्लोर की जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, और स्कार्स क्या होता है, कमी, और बहुत कम अनाज की सप्लाई हो रही थी, जिससे कीमतें भी बढ़ी और लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं हो पाया। बाय द विंटर ऑफ 1916 रोयट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। अब सर्दियां आते आते 1916 में जो दंगे थे रोटी के लिए, ब्रेड के लिए, वो आम होने लग गए। नेक्स्ट है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पेट्रोग्राद, फरवरी रेवोल्यूशन। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम। ग्रिम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी। तो सर्दियों का समय था, जैसे ही विंटर स्टार्ट हुई तो जो कैपिटल थी रशिया की पेट्रोग्राद, उसकी कंडीशन जो थी वर्सेंड हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध चल रहा था और सभी लोग, सोल्जर्स और राजा जो थे, वो युद्ध में उलझे हुए थे। कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। वर्कर्स क्वार्टर, फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। द लेआउट ऑफ द सिटी, जो सिटी की बनावट थी, सीम टू एम्फेसिस, ऐसा लग रहा था कि जो पीपल्स थे, यानी कि जो लोगों की हैसियत थी, उसके हिसाब से शहर की बनावट बनाई गई है। वर्कर्स क्वार्टर, फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। मान लो ये रिवर है, ठीक है, तो राइट साइड में क्या थी, फैक्ट्रीज थी, और जो वर्कर्स थे उनके क्वार्टर्स थे। ठीक है, फैक्ट्री और क्वार्टर, जो वर्कर्स थे वो उस नेवा की किस साइड में रह रहे थे, राइट साइड में। और लेफ़्ट बैंक पे क्या था, यानी कि लेफ़्ट साइड में क्या था, फैशनेबल एरिया, यानी कि रिच लोग थे, फैशनेबल एरिया था। विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट इन फरवरी। और जो ड्यूमा थी वो भी किस साइड में थी, लेफ़्ट साइड में। यानी कि मोस्टली जो इस साइड में लोग रह रहे थे वो रिच लोग थे। ठीक है, नोबल्टीज़ वहाँ रहते थे, ज़ार वहाँ रहता था। ठीक है, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर ड्यूमा मेट इन फेब्रुअरी 1970 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर क्वार्टर्स। और फरवरी 1917 तक जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम चल रही थी वो वर्कर्स क्वार्टर्स में, यानी कि जो वर्कर्स थे वहाँ तक पहुँच चुकी थी शॉर्टेज फूड की। विंटर वाज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। इस बार सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, यानी कि ये बिल्कुल लाइव बताया हुआ है इसमें कि फरवरी के अंदर क्या घटनाएं घटती हैं। डिवीज़न बता दी सोसाइटी की, पेट्रोग्राड की, कि एक तरफ फैक्ट्री वर्कर्स रह रहे हैं, उनके क्वार्टर्स हैं, और दूसरी साइड रिच लोग रह रहे हैं जिसमें नॉबल्टीज़ आ जाते हैं, ज़ार आ गया, और ड्यूमा, इवन कि जो ड्यूमा जो है पार्लियामेंट है वो भी इसी साइड थी। और सर्दियां जो थी बहुत ज़्यादा हार्श थी, ठंडी थी, और फ्रोस्ट और हैवी स्नो पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा कोहरा और
जो है बर्फ़ पड़ी हुई थी। पार्लियामेंटेरियन विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार डिज़ायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। अब जार क्या कर पार्लियामेंट्रियंस विशिंग, जो पार्लियामेंट के चुने हुए लोग थे, संसदीय लोग, वो क्या चाहते थे, क्या विश कर रहे थे कि जो चुनी हुई सरकार है उसको बचाया जा सके। क्योंकि जार क्या कर रहा था, वो डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि ड्यूमा को डिसॉल्व किया जाए। ऑन 22 फरवरी लॉक आउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। अब राइट बैंक यानी कि नेवा नदी के राइट साइड में जो एक फैक्ट्री थी, 22 फरवरी को वहाँ पर क्या हो गई, लॉक आउट यानी कि तालाबंदी हो गई। नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपथी। और अगले ही दिन और 50 फैक्ट्रीज़ जो थी, 50 फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स थे, उन्होंने भी किनका साथ दिया, जो लॉकआउट हो चुकी थी फैक्ट्री उनके वर्कर्स का। और इन मैनी फैक्ट्रीज़ वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जिसमें वुमेंस ने भी लोगों जो वर्कर्स थे उनका साथ दिया था। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे। अब यहाँ पर 8 मार्च की बात कर रहे हैं। उस दिन वुमेंस ने भी अपनी फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, मेन लोग थे, उनका साथ दिया और उसी दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड के अंदर। यानी कि 8 मार्च का टाइम था और 8 मार्च को क्या डिक्लेयर कर दिया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। डेमोस्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। अब जो प्रदर्शनकारी थे, डेमोस्ट्रेटर क्या होते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उन वर्कर्स ने जो राइट साइड में वो उनके क्वार्टर्स थे, वहाँ से निकल कर वो कहाँ चले गए, सेंटर ऑफ द कैपिटल यानी कि पेट्रोग्राड में। द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट का एक एरिया है, कैपिटल यानी कि जो पेट्रोग्राड है उसमें एक इलाका है, वहाँ तक वो वर्कर्स जो थे पहुँच गए। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड द मूवमेंट्स। इस टाइम तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी जो इस मूवमेंट को लीड करती। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। अब ये जो स्ट्राइकर्स थे, डेमोस्ट्रेटर्स थे, वो कहाँ तक पहुँच गए थे, फैशनेबल इलाके तक, यानी कि जो रिच लोग थे उनके घरों तक पहुँच गए थे। ऑफिशियल बिल्डिंग्स को उन्होंने जो है घेर लिया था। गवर्नमेंट इम्पोज्ड आ कर्फ्यू। गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया। डेमोस्ट्रेटर डिस्पर्स्ड यानी कि उनको तितर बितर करने के लिए शाम तक क्या किया, बट दे केम बैक ऑन द 24 और 25। सरकार ने उनके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उनको डिस्पर्स करने के लिए इवनिंग तक सेनाओं को बुला लिया, कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन वो 24 और 5 को फिर वापस आ गए। गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी। कैवलरी क्या होता है, घुड़सवार। एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिए कैवलरी सेना को और पुलिस को, ताकि वो उनके ऊपर नज़र बनाए रखें। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।